कैंपेन में चलाया, चारा चोर, खजाना चोर, लालू यादव गद्दी चोर। लालू यादव के रेजिग्नेशन पड़ते ही बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर में लड्डू बंटने लगे और बिहार की जो लौंडा डांस परफॉर्मेंस थी वो खुद ही ऑर्गेनाइज करा दी। सीबीआई ने जब ट्रक के नंबर की डिटेल चेक करी तो वो स्कूटर के नंबर निकले। आईएएस ऑफिसर से खैनी बनवाने से लेके पान के पीक का जो पानदान होता है वो तक उठवाए गए। इलेक्शन में खड़ा करने के लिए लालू यादव को बैक डेट में एलएलबी में एडमिशन करा दिया। इस घोटाले में किस नेता का कितना परसेंट कट था ये भी ऑफिशियली आउट हो चुका है, ये भी बताता हूं आपको। वापस आते हैं। देखिए ईयर 1948 का टाइम था और बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक फुलवरिया गांव था जिसमें अपर और बैकवर्ड क्लास को मिला के टोटल 250 घर थे और ये वो टाइम था जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपनी पीक पे था। तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के जो 250 घर थे यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे केस आते थे और इन्हीं 250 घरों में से एक कच्चा घर था जहाँ अहिर यादव कम्युनिटी के कुंदन राय और मरचिया देवी रहते थे। ये गाय और भैंस पालते थे और दूध बेचते थे और इन्हीं के घर में 11 जून 1948 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है लालू प्रसाद यादव। लालू इनके 8 बच्चों में से छठे नंबर पे थे। अब लालू जब बड़े हो रहे थे और करीब 6 साल के थे तो इनकी एक आदत थी कि ये साफ और नए कपड़े पहन के और कभी कभी बुक्स लेके भैंस चराने जाते थे। अब ये सारी चीजें देख के गांव के जो जमींदार थे वो लालू का मजाक उड़ाते थे और उनको एक नाम भी दिया था, गवार बैरिस्टर करके उनका मजाक उड़ाते थे। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां इनको मारते भी थे। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो छोटा सा बच्चा है आगे चल के पूरी बिहार की भैंसों का चारा खाने वाला है और पूरे बिहार के जो जमींदार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बनेगा। अब ये सारी चीजें जब चल रही थी तो सेम टाइम पे क्या हुआ कि पटना के अंदर एक वेटरिनरी कॉलेज था जहां पे लालू के मामा यदुनंदन राय जो थे वो दूध सप्लाई करते थे और कॉलेज कैंपस में दूध देते देते इनकी जान पहचान हो गई थी। तो कैंपस के अंदर ही इन्होंने एक कमरे का जुगाड़ कर लिया था और वो इसी कॉलेज कैंपस में रहने लगे थे। अब इसके बाद ईयर 1954 में लालू के जो मामा थे यदुनंदन राय ये लालू से मिलने इनके गांव आते हैं और इसी टाइम पे वो लालू को अपने साथ ले आते हैं पटना और इसी वेटरिनरी कॉलेज के पास एक स्कूल था मिलर हाई स्कूल नाम से, यहीं पे लालू का एडमिशन करा देते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद लालू जो थे वो उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे, 3rd डिवीजन से पास हुए थे, लेकिन अपनी स्कूलिंग पूरी करके ईयर 1966 में पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज में बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लेते हैं। अब ये जो कॉलेज था ये लालू की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। ये जो कॉलेज था ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। जेपी आंदोलन वाले जो जयप्रकाश नारायण थे, अभी के जो सीएम है नीतीश कुमार, सब के सब इसी कॉलेज से पढ़े हैं। तो लालू ने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था लेकिन वो इस कैंपस में रहते नहीं थे, इसकी बजाय वो अपने मामा के साथ जो पटना वेटरिनरी कॉलेज था उसी में रहते थे। और सेम टाइम पे लालू के जो मामा थे उन्होंने लालू के 2 और भाई जो थे उनको भी बुला के वहां पे पियोन की जॉब दिलवा दी थी। तो ये सारे लोग वहीं पे ही रहते थे और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के लालू जब सीएम बनेंगे तो इसी छोटे से कमरे से अपनी पूरी सरकार चलाएंगे। अब लालू जब इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और पढ़ रहे थे तो इनके जो बोलने का स्टाइल था वो थोड़ा यूनिक था। तो कई ऐसे मौके थे जहां कॉलेज में डिबेट वगैरह होती थी तो लालू के बोलने के स्टाइल से ही भीड़ बहुत इकट्ठी होती थी। तो ये सारी चीजें देख के कॉलेज की सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट नरेंद्र सिंह ये एक बैकवर्ड कास्ट का एक कैंडिडेट ढूंढ रहे थे कॉलेज के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि लालू को अपनी सोशलिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग में ले लेते हैं और अगले ही साल ईयर 1967 में लालू जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन PUSU की जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। इसके एक और बार ईयर 1970 में लालू जो है वो स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होते हैं लेकिन वहां पे हार जाते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद लालू यादव क्या करते हैं, इस कॉलेज से अपनी बीए की डिग्री पूरी कर लेते हैं, बिहार पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन जो दौड़ होती है वहां पे उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो इसके बाद लालू यादव क्या करते हैं, उनके जो मामा थे जो पटना वेटरिनरी कॉलेज में थे उनके पास जाते हैं और इनके मामा इसी कॉलेज में इनकी क्लर्क की जॉब दिलवा देते हैं। यहाँ पे लालू जितने भी ऑफिसर थे उनकी डेस्क पे चाय और फाइल वगैरह पहुंचाते थे। और फिर इसके 3 साल बाद ईयर 1973 में एक सलार गांव था, वहां पे एक दूधिया यानी कि मिल्कमैन, उनकी एक 14 साल की बेटी थी राबड़ी देवी, उनसे शादी कर लेते हैं। और इसी ईयर के बाद से लालू यादव का जो पॉलिटिकल करियर है वो स्टार्ट होने वाला था। होता क्या है कि सेम ईयर यानी कि ईयर 1973 में लालू यादव तो अपनी क्लर्क की जॉब में लगे हुए थे लेकिन इनके पहले वाले कॉलेज यानी कि पटना कॉलेज जहां से इन्होंने बीए किया था उसमें स्टूडेंट इलेक्शन होने थे और कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग थी NSUI उसके अगेंस्ट में सारे नॉन कांग्रेस स्टूडेंट विंग इकट्ठा होकर
इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और इसी स्टूडेंट इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ एबीवीपी के सुशील मोदी जो थे, उनको एक ओबीसी कैंडिडेट की जरूरत थी और वो लालू से जाके मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि क्लर्क की नौकरी छोड़ो और तुम भी इस बार के जो कॉलेज के इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे जाके खड़े हो जाओ। अब लालू जो थे वो तो बीए कंप्लीट करके कॉलेज छोड़ चुके थे, तो पटना कॉलेज में स्टूडेंट तो थे नहीं, तो इलेक्शन में कैसे खड़े हो सकते थे। तो इससे निपटने के लिए क्या करते हैं लोग, पटना यूनिवर्सिटी जो थी उसी में एलएलबी में लालू यादव का बैक डेट में एक फर्जी तरीके से एडमिशन करवा देते हैं। अब इसके बाद लालू यादव जो हैं वो इलेक्शन के लिए पूरी जान लगा देते हैं और ये स्टूडेंट इलेक्शन जो थे इसको जीत के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और फिर यहीं से ही अपनी वो क्लर्क की जो जॉब वगैरह होती है वो भी छोड़ देते हैं। अब इसके एक साल बाद ईयर 1974 में एक और चीज होती है। इस टाइम पे जयप्रकाश नारायण जो थे, लालू इनके बहुत ज्यादा खास थे और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और जयप्रकाश नारायण के क्लोज लालू यादव भी इसमें एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं और इस पूरे एजिटेशन में लालू बिहार के सारे स्टूडेंट्स को यूनाइट करके इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। और लालू यादव की मेहनत को देख के लालू को ऑल बिहार स्टूडेंट एजुटेशन कमेटी का चीफ भी बना दिया जाता है। और फिर इसी चक्कर में ईयर 1975 में इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती हैं तो लालू यादव के ऊपर भी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA ये भी लग जाता है और इनको भी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये चीज भी लालू के लिए एक फायदे की तरह निकल के आती है, क्योंकि जब इमरजेंसी हटती है तो जयप्रकाश नारायण लोकसभा इलेक्शन में जनता पार्टी नाम से पार्टी बना के इलेक्शन लड़ते हैं, तो लालू यादव को भी MP का टिकट मिलता है और लालू यादव इलेक्शन जीत जाते हैं। तो लालू यादव भी इलेक्शन जीत के माननीय सांसद बन जाते हैं। और फिर आगे चल के जब ये जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों में डिवाइड होती है तो इन्हीं पार्टी में से एक पार्टी जिसका नाम लोक दल बिहार था, ये ईयर 1980 में बिहार के स्टेट इलेक्शन में लालू यादव को सोनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दे देती है। तो लालू यादव ये इलेक्शन जीत के भी बिहार के अंदर विधायक बन जाते हैं। अब लालू यादव जो थे वो सांसद भी बने, MLA भी बने, लेकिन वो वेटरिनरी कॉलेज जो था वहां पे अपने पियोन भाई के साथ एक कमरे में रहते थे और यहीं से सारी चीजें चलाते थे। और जब लालू यादव इस कॉलेज कैंपस में रह रहे थे तो इसी कैंपस में एक MR था जिसका नाम था RK राणा। तो ये क्या करता है, ये लालू यादव के टच में आके उससे दोस्ती कर लेता है। ये नाम याद रखिएगा, इस पूरे चारा घोटाला की जो जड़ है वो यहीं से स्टार्ट होती है और यही RK राणा आगे चल के लालू यादव का पूरा पॉलिटिकल करियर खा जाता है। अभी आएंगी सारी चीजें। तो अब RK राणा क्या करता है, एक दिन लालू यादव को बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डॉक्टर रामराज और रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर SB सिन्हा इनसे मिलवाता है। ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है किसी भी स्टेट का, तो इसमें क्या होता है कि ये एनिमल वेलफेयर, जानवरों की बीमारी, खाना, चारा वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर ही आती हैं। तो RK राणा ने लालू यादव को ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल से मिलवाया था, ये लोग क्या करते थे कि कई सारे लूप होल ढूंढ के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा के इलीगल तरीके से पैसे निकालते थे और इस चीज के लिए ऊपर से लेके नीचे तक इन लोगों ने सबको खरीद रखा था और ये ट्राई करते थे कि ज्यादा से ज्यादा MP MLA इनके टच में आए। अब देखिए आपके कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये डायरेक्टर ऐसे कैसे पैसा निकाल लेते हैं स्टेट फंड से, कौन करवा रहा था, ये सब तरीका क्या यूज हो रहा था। तो देखिए बस थोड़ा सा वेट करिएगा, ये पैसे निकाले कैसे गए, क्या ट्रिक यूज हुई, किन लोगों ने हेल्प की, कैसे फेक बिल्स बनाए गए, इनवॉइस कैसे गलत तरीके से बनाए गए और लालू यादव का क्या रोल था, एक एक चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी आगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखिएगा कि ये इलीगल तरीके से पैसे निकाल रहे थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ये सब चीजें चल रही थी तो ईयर 1985 में CAG, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जो सरकारी खर्चे और इनकम वगैरह ऑडिट करती है। तो CAG डिपार्टमेंट के TN चतुर्वेदी एक अनयूजुअल चीज नोटिस करते हैं कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है ये अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट हर बार लेट सबमिट करता है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, इसकी और डिटेल चेक करते हैं। तो इनको पता चलता है कि एनिमल हस्बेंड्री की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट की जा रही है इसमें इलीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो TN चतुर्वेदी क्या करते हैं, तुरंत ये 11 फरवरी 1985 को बिहार के CM बिंदेश्वरी दुबे को एक लेटर लिखते हैं कि ये जो बिहार का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है इसमें फ्रॉड चल रहा है, लेकिन इस लेटर को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और ये पहली बार था जो चारा घोटाला था ये चीज ऑफिशियली रिपोर्ट हुई थी, लेकिन इसको उस समय दबा दिया गया था। और फिर दोबारा से 2 साल बाद यानी कि ईयर 1987 में फिर से इस फ्रॉड के बारे में बात उठती है। होता क्या है कि विधायक रामेश्वर पासवान जो थे उनको भी इस फ्रॉड के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत क्या करते
करते हैं, बिहार के जो सीएम थे विदेश्वरी दुबे, इनको एक लेटर लिखते हैं जैसे पहले सीएजी के ऑफिसर ने लिखा था। इस लेटर में सारी चीजें बताते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है इसमें घपला चल रहा है। उन्होंने लेटर में साफ साफ मेंशन कर दिया था कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की सेंट्रल परचेज कमेटी है, इसको जो माइक्रोस्कोप, जनरेटर सेट्स, ये सब जो खरीदने होते हैं, ये पता नहीं क्यों ऑथराइज्ड कंपनी को छोड़ के एक अनऑथराइज्ड एंटिटी जिसका नाम इंटर फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, इससे ले रहे हैं। और लेटर में इन्होंने जो फ्रॉड हो रहा था उसका एग्जैक्ट अमाउंट भी मेंशन किया था। इन्होंने लिखा इसमें कि 7 लाख रुपए का घपला ये लोग अभी तक कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी, इतना कुछ बता देने के बाद भी इस पे कोई एक्शन नहीं होता है, ये बात दबा दी जाती है, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो लोग थे ये नौसिखिया थे, तो ये जिस तरीके से पैसा निकाल रहे थे, हर थोड़े दिन में किसी ना किसी को डाउट हो रहा था, लेकिन इस पे एक्शन कुछ नहीं हो पा रहा था। तो दबे शब्दों में अंदर अंदर लोग इसके बारे में बात करने लगे थे, लेकिन ऑफिशियली इसको रोकने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी स्टेप नहीं ले रहा था। एक चीज हुई थी इसमें कि ये जो मुद्दा है कि इसमें कैसे एक्सपेंसेस इलीगल तरीके से निकाले जा रहे हैं या इसका रिकॉर्ड देना है, पूरा क्लैरिफिकेशन को लेके एक चीज डिसाइड हुई थी कि बिहार विधानसभा में जो अपोजिशन है वो एक डिस्कशन रखेगी ताकि क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि क्या गड़बड़ी है। लेकिन फिर इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि 11 अक्टूबर 1988 को जब वीपी सिंह ने जनता दल पार्टी बनाई थी, तो कुछ टाइम बाद ही कर्पूरी ठाकुर जो थे उनकी डेथ हो जाती थी और उसकी वजह से लालू यादव जो हैं वो बिहार असेंबली में ऑपोजिशन के लीडर बन जाते हैं। मतलब कि अब लालू यादव को ही ऑपोजिशन की तरफ से ये जो मुद्दा था एनिमल हस्बेंड्री में घोटाले वाला, ये मुद्दा उठाना था। लेकिन सेम टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स थे, पहले जिससे आर.के. राणा ने मिलवाया था, वो लालू यादव से टच में आते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देते हैं और ये मुद्दा उसके बाद असेंबली के अंदर उठने से रोक लिया जाता है। तो यहाँ भी ये जो चारा घोटाला की जो बात थी वो दब जाती है। इनफैक्ट इस पूरे घोटाले का जो मास्टरमाइंड था आर.के. राणा, जिसने लालू यादव को एनिमल हस्बेंड्री के ये जो ऑफिशियल्स थे इनसे मिलवाया था, इसको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का महामंत्री बना दिया जाता है। एक एमआर इतने कम टाइम में जब महामंत्री बनता है तो बहुत लोग क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। और जैसे ही आर.के. राणा महामंत्री बनता है, ये एक लेटर लिखता है उस टाइम के सीएम जगन्नाथ को कि डॉक्टर रामराज जो हैं उनको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दो। अब जिसको डायरेक्टर बनाने के लिए उन्होंने लेटर लिखा था उसका नाम ऑलरेडी इस घपले के अंदर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी इस रिक्वेस्ट को लालू यादव सपोर्ट करते हैं और तुरंत सीएम जगन्नाथ मिश्रा जो थे वो इनको डायरेक्टर बना देते हैं। तो जो इतने दिनों से जिस आदमी का नाम आ रहा था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में करप्शन के ऊपर, वही डायरेक्टर बन जाता है। अब काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर इसके बाद एक और चीज होती है बिहार के अंदर, जिसकी वजह से ये जो एनिमल हस्बेंड्री वाला मुद्दा था ये कुछ टाइम के लिए फिर से दब जाता है। एक्चुअली इस टाइम पे इलेक्शन होने थे बिहार में और इस इलेक्शन में लालू यादव जो थे वो किसी भी सीट से खड़े नहीं हुए थे और इस इलेक्शन में वीपी सिंह की पार्टी जनता दल कांग्रेस को हरा के बिहार में जीत जाती है। और जीतने के बाद वीपी सिंह जो थे उनकी पहली पसंद थी दलित लीडर राम सुंदर दास। मतलब कि वीपी सिंह जो थे वो राम सुंदर दास को बिहार का सीएम बनाने वाले थे। इसके लिए पार्टी के अंदर एक इंटरनल वोटिंग होनी थी जो कि एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि जितने भी बाकी लीडर थे वो दलित लीडर राम सुंदर दास के लिए सपोर्ट में थे। लेकिन लालू यादव जो इस इलेक्शन में किसी सीट से खड़े नहीं थे, वो इस पूरे गेम को पलट देते हैं। जिस दिन पार्टी की इंटरनल वोटिंग से राम सुंदर दास को बिहार का सीएम बनाया जाना था, उससे एक दिन पहले क्या होता है कि वही एसबी सिन्हा और आर.के. राणा जो एनिमल हस्बेंड्री का पूरा गेम चला रहे थे, ये लालू यादव से जाके मिलते हैं, 2 बैग में 5 लाख रुपए देते हैं, जिसकी वजह से एमएलए जितने भी थे वो लालू यादव को सीएम बनाने के लिए सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी की इंटरनल वोटिंग होनी थी उसकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो लालू यादव उस कैलकुलेशन को सही करने के लिए एक डमी कैंडिडेट का नाम और प्रपोज करवा देते हैं, जिससे वोट बढ़ जाते हैं और कैलकुलेशन एकदम फिट बनती है और लालू यादव बिहार के सीएम बन जाते हैं। लालू प्रसाद यादव secures a resounding victory in the state elections, cementing his position as chief minister and reshaping the political landscape of the region with his charismatic leadership and appeal to the masses. और सीएम बनने के बाद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था बिहार का, लालू ये भी अपने अंडर में रखते हैं और इस सिनेरियो से एसबी सिन्हा और आर.के. राणा जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब देखिए ये जो घपला चल रहा था ये तो पैरेलल में चल ही रहा था, लेकिन इसी टाइम पे लालू यादव जब सीएम बने थे तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की थी जिसकी वजह से पूरे बिहार के लोगों का सपोर्ट लालू को मिल गया था और लालू बहुत पावरफुल हो गए थे, और जिसकी वजह से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से पैसा निकालने वाला जो मुद्दा था वो बहुत ही छोटा पड़ गया था। एक्चुअली ईयर 1931 के सेंसस के डेटा के हिसाब से बिहार के अंदर 13 to 14% अपर कास्ट थी, 64% ओबीसी, एससी और एसटी एंड 14% मुस्लिम्स थे।
तो लालू यादव जब सीएम बने तो उसके बाद उन्होंने ये चीज फिगर आउट कर ली थी कि जो पिछड़ी जाति और मुस्लिम्स वोट हैं, अगर उनको अपनी तरफ कर लिया जाए तो 78% वोट्स हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने सारे काम ऐसे किए जिससे ये 78% वोट जो है वो इंटैक्ट रहे और इनको पावर से कोई निकाल ना सके। सीएम बनने के बाद लालू यादव ने इस चीज को पूरे बिहार में स्टैब्लिश कर दी कि अब से अपर कास्ट का बोलबाला खत्म होने जा रहा है और जब तक लालू यादव सीएम रहेंगे सिर्फ बैकवर्ड क्लास की चलेगी, वही रूल करेंगे। लालू ने ये चीज बहुत अच्छे से फील करा दी थी लोगों को कि वो खुद एक पिछड़ी जाति से हैं और वो उन्हीं में से एक है और उन्होंने खुद भी अपर कास्ट के अत्याचार को सहा है। इसके लिए लालू काफी टाइम तक सीएम हाउस में शिफ्ट ही नहीं हुए। अपने भाई जो कि पियोन थे उनके साथ वेटरिनरी कॉलेज में एक कमरे में रह रहे थे और वहीं से सरकार चला रहे थे। सीएम हाउस को गौशाला बना दिया था। कैटल्स घुमाने वाले बच्चों के लिए 150 से ज्यादा चरवाहा स्कूल खोल दिए थे। सेंटर की जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी वो भी बिहार में अप्लाई करके 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी को मिल गया था। राम मंदिर वाला भी उस टाइम पे मुद्दा जो चल रहा था, जिसको लेके LK अडवाणी की रथ यात्रा जो थी वो लालू यादव ने रुकवा दी थी और जेल में डलवा दिया था। तो इसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उनका भी सपोर्ट आ गया था और लालू यादव ने अपने कैबिनेट में भी मुस्लिम और पिछड़ी जाति से ही मिनिस्टर बनाए थे। ऑफिशियल मीटिंग की जगह इन्होंने चौपाल लगवाई, ढोल बजाने से लेके बिहार लौंडा डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करवाए, सब कुछ देसी स्टाइल में। गोल्फ क्लब वगैरह सब बंद करा दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये सब अमीरों के खेल हैं, ये सब बंद होगा। गरीब पिछड़ी जातियों के जो बच्चे होते थे उनको हेलीकॉप्टर में घुमाया। जिन वैकेंसीज पे पिछड़ी जाति के क्वालिफाइड कैंडिडेट कम होते थे उन वैकेंसीज को ही होल्ड करा दिया था काफी दिनों तक। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें अपर कास्ट ज्यादा थे और IAS PCS की हायरिंग में लालू ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां भी उन्होंने डोमिनेंस दिखाई। लालू यादव का स्लोगन था, हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। IAS ऑफिसर जो थे उनको ऐसा दिखाया गया कि अब बस नाम के पावरफुल हैं। जब तक बिहार में लालू का राज रहेगा पिछड़ी जातियों का ही राज रहेगा। न्यूज़पेपर में फोटो पब्लिश हुई जिसमें लालू यादव एक टेबल पे पैर रख के बैठे हैं आराम से और पैरों के सामने IAS PCS खड़े हैं। IAS ऑफिसर से खैनी बनवाने से लेके पान की पीक के लिए पानदान तक उठवाए गए। और हाल ये हो गया था कि जब कैबिनेट मीटिंग होती थी तो कई सारे IAS ऑफिसर जो थे वो लालू के बगल में ही बैठना नहीं चाहते थे। सिर्फ एक साल के अंदर 384 IAS में से 144 ने सेंटर में ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी और ये पहली बार था जब पिछड़ी जाति खुल के अपर कास्ट के अगेंस्ट में अपनी आवाज उठा रही थी। और इस चीज के लिए लालू को वो भगवान की तरह कंपेयर करती थी, लालू को कृष्ण भगवान से कंपेयर करने लगी थी। न्यूज़पेपर में भी जो फोटो आती थी लालू यादव की और एक काऊ के साथ फोटो आती थी। और इसका इंपैक्ट ऐसा हुआ था कि ईयर 1991 में लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे बिहार में जनता दल को 54 सीट्स में से 32 सीट्स पे जीत मिली थी। बिहार के अंदर किडनैपिंग इकोनॉमी जो थी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से टोटल 24,338 केसेस हुए थे। एवरेज 6 किडनैपिंग पर डे होती थी और इस पूरी किडनैपिंग बिजनेस का 24 करोड़ का टर्नओवर था, जिसमें बिहार के पॉलिटिशियंस की भी बैकिंग थी और काफी कट नेताओं को भी जाता था। कोई पुलिस वाला इस पे रोकता और पकड़ता नहीं था। केसेस सामने आने के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ती थी। लालू यादव को एक बार सिंगापुर जाना पड़ गया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने कह दिया था कि आप कह रहे हो कि मैं तो गरीब हूँ, पिछड़ी जाति से हूँ, आप में से ही एक हूँ, आप तो सिंगापुर घूम रहे हो। तो लालू ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने लुंगी उठा के अपना स्ट्रिप वाला अंडरवेयर दिखा दिया और उसके बाद बोला कि लालू आज भी देसी है। अब इस टाइम पे लालू जो थे वो बिहार के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, लेकिन सेम टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से इलीगल कैश निकालने का जो सिलसिला था वो बहुत तेज हो गया था। और फिर इसके बाद जब ईयर 1992 शुरू होता है तो एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का घोटाला था इसके बारे में फिर से बिहार में बातें शुरू हो जाती हैं। होता क्या है कि रांची का जो एयरपोर्ट है वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिसर्स रेड मार रहे थे, ऐसी रैंडम रेड मार रहे थे। अब इस रेड के अंदर एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट का एक आदमी पकड़ा जाता है 1 करोड़ रुपए के कैश के साथ। और जब इसको पकड़ के प्रेशर बनाया जाता है और इससे पूछा जाता है तो ये कहता है कि मैं तो बस डिलीवरी करने जा रहा हूं इन पैसों की, ये पैसा तो जो गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी है उनका है, उनको आपस में बांटना था, आप जाके उनसे बात करो। और ये चीज सुनने के बाद बात फिर से वहीं पे दब जाती है। लेकिन एक वीक बाद फिर से रांची के विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर विधु भूषण द्विवेदी रैंडम इंक्वायरी कर रहे थे तो उनको भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से ये जो इलीगल तरीके से पैसे निकाले जा रहे थे इसके बारे में पता चल जाता है। और ये इस चीज को इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि 24 मई 1992 को IG विजिलेंस जी नारायण को एक लेटर लिखते हैं। और लेटर तो इससे पहले भी लिखे गए थे, लेकिन इस लेटर के अंदर एक चीज ऐसी होती है जो इससे पहले नहीं हुई थी। इस लेटर के अंदर कांग्रेस के एक्स CM भगवंत झा आजाद और CM लालू प्रसाद यादव इनका ऑफिशियली नाम मेंशन करके इस लेटर को आगे भेजते हैं। अब जैसे ये लेटर IG विजिलेंस जी नारायण को मिलता है
उनके माथे पे पसीना आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या चीज कर दी है, ऊपर से लेके नीचे तक सबको दिक्कत आ जाएगी इसमें। तो ये क्या करते हैं, ये दोबारा से लेटर उसको लिखवाते हैं और अपने पास मंगवाते हैं, जिसमें सीएम का जो नाम था वो हटवा देते हैं और इसके बाद इस मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब जी नारायण ने ये जो किया था, इस रिस्पॉन्स से ऑफिसर विधु भूषण द्विवेदी जो थे वो बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद एक और चीज होती है, आईजी विजिलेंस जी नारायण जो थे वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह आईजी डीपी ओझा ये आते हैं। तो ऑफिसर विधु भूषण जो थे वो खुश हो जाते हैं कि चलो पहले लेटर मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ सीएम के नेम के साथ, अब मैं इनको दोबारा से लेटर भेजता हूं। तो वो दोबारा से सारे नाम मेंशन करके दोबारा से लेटर ये जो नए आईजी आए थे इनको देते हैं। तो जैसे ही सबके नाम मेंशन करके लेटर आईजी विजिलेंस को भेजते हैं, ये इनकी जिंदगी का बहुत ही गलत डिसीजन साबित होता है, क्योंकि सबसे पहले तो इनको धमकियां आनी चालू हो जाती हैं और इसके कुछ ही दिन बाद इनको विजिलेंस यूनिट से ट्रांसफर करके भगा दिया जाता है और फिर सस्पेंड कर दिया जाता है आगे चल के। और ये जो एनिमल हस्बेंड्री का घोटाला था ये दोबारा से दब जाता है। अब जैसे तैसे ऑफिसर विधु भूषण से पीछा छूटा तो दूसरी दिक्कत शुरू हो जाती है। सेम टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी नॉर्मल इंक्वायरी कर रही थी, तो उसमें इनकी नजर एनिमल हस्बेंड्री के लोगों की एक्टिविटी पे जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 80 एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो की ऑफिसर थे उनको 25 करोड़ रुपए के साथ पकड़ लेती है। अब ये पहली बार हुआ था कि एक ऑफिशियल एक्शन हुआ था, सबको लग रहा था कि इस पे कोई एक्शन होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में एक अलग ही चीज होने लगती है। जितने इनकम टैक्स ऑफिसर थे जिन्होंने रेड मारी थी इन 80 एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के ऊपर, इन सबका ट्रांसफर हो जाता। लेकिन पैसे इस तरीके से बिहार के स्टेट फंड से निकाले जा रहे थे कि एक मैटर शांत होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था, दूसरा शांत होता था तो तीसरा आ जाता था। लेकिन अब इसके बाद एक चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से ये जो घपला हो रहा था वो लोगों के सामने आ जाता है और उसको रोकने का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इस टाइम पे बिहार गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनसे एक्सेस पैसा निकाला जा रहा था, तो इसके चलते सारे डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। और इस टाइम पे बिहार के जो भी जर्नलिस्ट थे, ऑफिसर्स थे, यहां तक कि आम जनता भी एनिमल हस्बेंड्री में हो रहे घपले के बारे में खुलेआम डिस्कस कर रही थी। तो बिहार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो गवर्नमेंट बिहार के सभी डिपार्टमेंट पे कैश में पैसा निकालने पे रोक लगा देती है। अब रोक तो लगा देती है, लेकिन इसमें भी एक चीज होती है, ये लोग दिमाग लगाते हैं और सिर्फ ये जो एनिमल हस्बेंड्री वाला जो डिपार्टमेंट था इसमें कहते हैं कि इस पे रोक नहीं लगेगी, बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं सिर्फ उस पे रोक लगेगी। मतलब कि ये जो रूल है ये सिर्फ बाकी डिपार्टमेंट पे इंप्लीमेंट होगा, एनिमल हस्बेंड्री जहां पे एक्चुअल में घोटाला चल रहा था इस पे नहीं लागू होगा। और यहां से लोगों का जो शक था वो यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ तो इस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा चल रहा है जिसके चलते बिहार के नेता, चाहे वो ऑपोजिशन में हो चाहे रूलिंग पार्टी के हो, वो इसको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन 16 नवंबर 1993 को सीएजी क्या करती है, एनिमल हस्बेंड्री के निकाले गए पूरे पैसे की एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के लालू यादव को सबमिट करती है। अभी इससे पहले यह था कि रैंडम बातें चल रही थी कि घपला हो रहा है, पैसे निकाले जा रहे होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट की खास बात यह थी कि इस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स मेंशन थी कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में से कितना एक्सेस पैसा निकाला गया और इलीगल तरीकों से रूल्स जो है वो फॉलो नहीं किए गए। ये जो स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं ये ओरिजिनल फिगर्स हैं, इसकी कॉपी सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इसमें यह था कि ईयर 1988 से 89 और ईयर 1994 से 95 में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से इलीगल तरीके से पैसे निकाले जा रहे थे, जिसमें ईयर 1988 से 89 के बीच में 70% से ज्यादा यानी कि 6.13 करोड़ रुपए निकाले गए और ईयर 1993 से 94 के बीच में 169% से ज्यादा यानी कि 125.03 करोड़ रुपए निकाले गए। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी और एट द सेम टाइम ईयर 1995 में बिहार में फिर से इलेक्शन होते हैं और 324 में से 167 सीट जीत के लालू फिर से पावर में आ जाते हैं और लालू यादव पूरे बिहार में बहुत ही पावरफुल आदमी बन चुके थे, लोग बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे इनसे। लेकिन इलेक्शन जीतने के अगले ही साल ईयर 1996 में जनवरी मंथ में बिहार में एक ऐसी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से ये एनिमल हस्बेंड्री का जो पूरा घोटाला था ये पब्लिक के सामने आना अब तय हो गया था। एक्चुअली होता क्या है कि बिहार के जितने भी डिपार्टमेंट थे उसमें बहुत ज्यादा पैसे निकाले जा रहे थे। पैसे इस हद तक निकाल लिए गए थे कि बिहार के जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, टीचर्स की सैलरी,